आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार दर्शकों, आज इंटरव्यू में हमारे साथ में ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हैं जो बहुआयामी प्रतिभा के धनी भी हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर हीरालाल जी की, जो कि आईएएस हैं। अपने काम के साथ में समाज के लिए भी उन्होंने समय निकाला। बड़ी उपलब्धियां हैं उनके साथ में। हम शुरुआत से बात करेंगे उनसे कि किस तरीके से वो प्रशासनिक सेवा में आए, प्रशासनिक सेवा का ही चयन क्यों किया उन्होंने, और यहाँ पर आने के बाद में उनकी क्या एक्सपीरियंसेस रहे इसको लेकर के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंटरव्यू में। थैंक यू आप लोगों का भी। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि प्रशासनिक सेवा का चयन किया आपने, प्रेरणा स्रोत क्या था आपका प्रशासनिक सेवा में आने के लिए? देखिए, मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे पिताजी थे इसके। अब वो इस दुनिया में नहीं है। पिछले साल कोरोना में उनकी डेथ हो गई। मेरे पिताजी वेटनरी कंपाउंडर थे, तो वो उनकी पोस्टिंग जो वेटनरी पशु चिकित्सालय होता है ब्लॉक में थे, तो वहाँ वीडियो बैठते थे और अक्सर बहुत सारे डॉक्टर की पोस्टिंग होती थी, अभी भी होती है, और वहाँ पे अक्सर एसडीएम, सीडीओ, डीएम ब्लॉक के निरीक्षण होते रहते हैं। तो मेरे फादर को ये पता था कि सिविल सर्विसेज क्या होता है, उसके क्या पावर होते हैं, उसका क्या जलवा होता है, मतलब उनको एक अच्छी जानकारी थी। तो मेरे पिताजी ने मुझे इस साइड में आने के लिए प्रेरित किया। पहले बचपने में मैंने कक्षा 8 तक अपने घर से पढ़ाई की, 1 से 5 तक एक प्राइमरी स्कूल में, और फिर 6 से 8 तक वहीं बगल के एक एडेड स्कूल में पढ़ाई की। लेकिन 9 से 12 तक मैं जीआईसी बस्ती में रहा। तो पहले तो 1 से 8 तक वो इसके बारे में कभी कभी बताते रहते, लेकिन 9 के बाद उन्होंने मुझे इसके लिए काफ़ी पुश किया, समझाया और मोटिवेट किया, इंस्पायर किया। तो इसका क्रेडिट मैं पूरा मेरे पिताजी को जाता है। इसके अलावा जब आप सेवा में चयन हुआ आपका, तो मैं जानना चाहूँगा कि हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि सबसे पहली जो आपकी पोस्टिंग थी उसके अनुभव क्या रहे आपके? देखिए, जो मेरी पहली पोस्टिंग थी तो ट्रेनिंग होती है, तो जो ट्रेनिंग में एक डिस्ट्रिक्ट अटैचमेंट होता, तो मेरा डिस्ट्रिक्ट अटैचमेंट सुल्तानपुर में था। तो जो डिस्ट्रिक्ट अटैचमेंट मेरा सुल्तानपुर में था, तो वहाँ के जो तत्कालीन जिलाधिकारी थे श्री इफ्तिखारुद्दीन साहब, उन्होंने मुझे सिटी मजिस्ट्रेट का चार्ज दे दिया। और सुल्तानपुर में ट्रैफिक जाम की बहुत बड़ी समस्या थी। जिलाधिकारी के बंगले के सामने ही जाम होता था, क्योंकि वहाँ से टैक्सियाँ सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, फैजाबाद, लखनऊ, और सारे के सारे जिलाधिकारी के घर के ही बगल में रोडवेज था और वहीं सब होता। ये बड़ी टिपिकल वहाँ की बड़ी कॉम्प्लिकेटेड समस्या थी। तो जब उन्होंने मुझे सिटी मजिस्ट्रेट का चार्ज दिया तो मैंने उस समस्या को हल किया। जब उस समस्या को हल किया तो जो ये टैक्सी ऑपरेटर होते हैं, इनका बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जी। और वहाँ एक तत्कालीन विधायक जी थे, उस विधायक जी की भी गाड़ियाँ थी, और जनप्रतिनिधि होते हैं तो उनसे और लोगों ने भी कहा होगा, और वो सत्ता से जुड़े थे। तो जब मैंने इस काम को किया तो मेरी शिकायत तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी से की गई कि वो उसको हम लोग गाड़ी मांगता नहीं देते हैं, तो इसलिए वो कर रहा। तो तत्कालीन जिलाधिकारी जी ने ऊपर ये बताया कि वो तो अकेले रहता है, अकेला है, कोई ना परिवार है ना कोई शादीशुदा है, नहीं अकेले रहता है, उसको तो हमने खुद गाड़ी दे रखी है। और बात यहीं तक नहीं रुकती है। एक दिन मुझे डिमरलाइज करने के लिए मेरी गाड़ी से जानबूझ करके एक टक्कर करा दिया जाता है, जिससे कि मैं डिमरलाइज हूँ। तो जो मेरी ट्रेनिंग हुई, जिला प्रशिक्षण जिसको बोलते हैं, उसमें ही मैंने इतने चीज़ों को झेला। और जब आदमी कोई चीज़ झेलता है तो वो उसको समझता है, और उसकी, मैं तो ये कहूँगा मेरी वो ट्रेनिंग बड़ी अच्छी हो गई। और वहाँ से, क्योंकि जब मैंने ये काम किया तो मेरा नाम भी बहुत हुआ वहाँ। कुछ लोग मुझे जो ऐसा बताते, हीरो हीरालाल कहने लगे, और ये बात कहीं ना कहीं से सुनने को मिलता था। तो वहीं से एक धारणा बना कि कोई समस्या का जब आप हल करोगे तो आपको नाम भी मिलेगा और झेलना भी पड़ेगा। आप डीएम हुए, आईएएस में जब आपकी प्रोन्नति हुई, उसके बाद में डीएम के पद पर रहते हुए आपको बड़ा क्षेत्र मिला काम करने का, जिम्मेदारियां काफी बढ़ गई,
उसको लेकर के आपके अनुभव कैसे रहे? देखिए, एज ए जिलाधिकारी मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। मैं पहली बार कलेक्टर बना था, मेरा कोई कलेक्टर शिप का कोई अनुभव नहीं था, तो मैं 1.5 साल कलेक्टर था, तो मैं हमेशा ये मानता था कि ये मेरा प्रोबेशन पीरियड है। मैं करता भी था और सीखता भी था, और जो गलतियां होती थी उसे सुधारता भी था। तो जो बेसिक समस्याएं होती हैं, देखिए हमारे पास 2 रोल हैं। एक रोल तो ये है कि जो प्रोग्राम है, जो प्रोजेक्ट हैं, और 80 विभाग हैं, 500 से ज़्यादा प्रोग्राम है भारत सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के, उनको तो हमें करना ही करना है। और उसमें सबसे बड़ी बात है लॉ एंड ऑर्डर की, वो करना है। इसके अलावा बहुत सारी वहाँ की लोकल समस्याएं होती हैं, और उन समस्याओं से जनता बहुत परेशान रहती है। उसको अलग से करना, ये सबसे बड़ी सोच होनी चाहिए। जैसे बांदा में, बुंदेलखंड में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, तो हमने पानी पे काम किया। जब चुनाव आ गया लोकसभा का 2019 का, तो लोगों ने कहा कि यहाँ तो कोई वोट डालने नहीं आता, वोट पड़ता नहीं। तो अगर वोट का परसेंटेज डाउन हो रहा है, जिसका मतलब हमारे सिस्टम में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में लोगों का विश्वास कम है। तो हमने इसको चैलेंज के रूप में लेकर इस पर बहुत बढ़िया काम किया। पूरे प्रदेश में हमने हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज गर्मी में बढ़ाया। उसमें आपको कोई पुरस्कार भी दिया गया था गवर्नर महोदय की ओर से? बिल्कुल, जब वो रिजल्ट आ गया, अच्छा काम हुआ, तो गवर्नर महोदय द्वारा हमें पुरस्कार भी दिया गया। और यही नहीं, 25 अप्रैल को जब वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी बांदा का विजिट किया, तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत हमारे उस अभियान की तारीफ से की। करीब 2 मिनट तक उन्होंने, लगभग 2 मिनट हमारे उस अभियान की तारीफ की। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण की शुरुआत की। तो इलेक्शन में अच्छा काम किया। हम प्लास्टिक हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा अभिशाप बन के आ गया है, और ये ग्लोबल समस्या हो गई है। तो हमने 2018 से प्लास्टिक मुक्त बांदा का एक अभियान चलाते थे। ठीक है। कुपोषण वहाँ एक बहुत बड़ी समस्या थी। कुपोषण के बारे में लोगों को पता भी नहीं था। हमें भी कैसे पता चला, ये भी एक रोचक कहानी है। मैं यहाँ से जब जा रहा था, तो सैल्वी शारदा जी टाइम्स ऑफ इंडिया में एक सीनियर पत्रकार हैं, उनसे हमारा परिचय था। तो उन्होंने मुझे ये बात बताई कि आप वहाँ डीएम बन के जा रहे हैं, वहाँ कुपोषण की बहुत बड़ी समस्या है, लोगों को पता नहीं है। वहाँ एक नरैनी ब्लॉक है, वहाँ यूनिसेफ ने एक प्रयोग किया था, उस पर हमने न्यूज लिखा था। तो उनसे मैंने न्यूज मंगाई, पढ़ा, और वहीं से मैंने ये सोच लिया कि समस्या को ख़त्म करना है। फिर हमने यूनिसेफ के साथ कोलैबोरेशन किया, और जो उनका प्रयोग 1 ब्लॉक में था, 8 ब्लॉक में किया, उसको बढ़ाया भी। ठीक है। और वो हमारा इतना बढ़िया प्रयोग साबित हुआ कि नीति आयोग ने बेस्ट प्रैक्टिसेज में पेज नंबर 73 में हमारे उस कुपोषण के मॉडल को, कुपोषण घटाने के मॉडल को अंकित किया है कि इसको रिप्लिकेट किया जाए। और बाद में मुझे यूनिसेफ के लोगों ने बताया कि कुछ डिस्ट्रिक्ट में यहाँ भी उसे प्रयोग के तौर पर रिप्लिकेट किया गया। बांदा में आप डीएम थे, बांदा में एक चुनौती हमेशा बनी रहती है, खनन को लेकर के काफ़ी विवाद होता है। उसको आपने कैसे संभाला, किस तरीके से आपने वहाँ मैनेजमेंट किया? देखिए, खनन की वहाँ की समस्या सबसे टिपिकल समस्या है, क्योंकि उसमें अर्थ इन्वॉल्व है। ठीक है। और उसमें बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशन भी हैं, और बहुत तरह के स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हैं। तो हम लोगों का ये था कि जो हमारे जो खदान वाले हैं, जो हमें रेवेन्यू देते हैं, उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो सरकार की तरफ से फैसिलिटी मिलना चाहिए, हम उसको उनको देते थे। उनको के साथ कई बार महीने में बैठक करते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे, उसे हल करते थे। और ये जो बालू का जो अवैध खनन होता है, या और जो इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करते। जैसे अवैध खनन में पकड़ा गया तो हाईएस्ट जो पेनाल्टी होती थी 25,000, हमने कोई पेनाल्टी 1 रुपये भी नहीं कम की। जितने भी हुए सब हाईएस्ट पेनाल्टी की एक बात। और हम लोग सडनली
महीने में या सप्ताह में जैसा दाव मिलता था, कम से कम सप्ताह में एक बार भयंकर अचानक रेड करते थे, तो कम से कम 100 ट्रक 150 ट्रक को पकड़ते थे और उन पर पेनाल्टी लगाते थे। लेकिन चूंकि ये बड़ा डायनेमिक है और बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है, तो इसमें कई तरह के कार्रवाई करनी पड़ती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसमें निष्पक्षता आपकी बड़ी ज़रूरत है, और उसके साथ ही एक दूरी बना करके जी। और कठिन कार्रवाई करके, जो गलत है उनके खिलाफ कठिन कार्रवाई और जो सही हैं उनको वो सुविधाएं देना। तो जो ये 1.5 साल में हमने काम किया, हमारा जो है पेनाल्टी का हाईएस्ट रिकॉर्ड है, रेवेन्यू को हमने बढ़ाया, पेनाल्टी बढ़ाया, और जितने भी डिफाल्टर थे, किसी का जो भी बकाया था, उनको ड्यू नोटिस दे के नियमों का पालन करा के, उसके बाद भी उन्होंने नहीं किया तो मैंने सबको ब्लैक लिस्ट करके और सबकी आरसी जारी कर दी। तो काफ़ी कुछ करने की कोशिश किया गया, और यही कारण है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। हम ये नहीं कहते हैं कि, क्योंकि हम लोग रातों दिन प्रयास करते हैं और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, और उसमें कामयाबी मिलती भी है और मिली भी। डीएम की जो आपकी पोस्टिंग थी उसको लेकर के लोगों ने सराहना भी की आपकी, और आगे चल करके आपने एक पुस्तक लिखी, हम उस पर भी बात करेंगे। द डायनेमिक डीएम के नाम से आपकी पुस्तक है, आपने लिखी है, हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हमारे साथ में डॉक्टर हीरालाल जी हैं, आईएएस हैं, और उनके अनुभवों पर हम बात कर रहे थे। हम अब बात करेंगे, आपने जो पुस्तक लिखी है द डायनेमिक डीएम, उसके बारे में बात करेंगे और जानना चाहेंगे आपसे कि इस पुस्तक में आपने किन अनुभवों को साझा किया है, विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए, जो मैंने किताब डायनेमिक डीएम लिखी है, इसको मैंने शुरू से अंत तक, मतलब मैं कहूँगा कि मैं अपने पैदा होने से अब तक को मैंने इसमें लिखने की कोशिश की है। इसके लिखने के पीछे एक मंशा है। एक मंशा तो यह है कि गांव देहात के जो लोग हैं, जिनके पास ना कोई बताने वाला है, ना कोई उनको दिशा दिखाने वाला है, गरीबी है, अभाव में जीते हैं, उनके लिए ये बुक इंस्पायरेशनल बुक है कि नहीं, कोई अभाव आपके आगे बढ़ने में कोई रोड़ा नहीं है, आप भी वो सब कुछ कर सकते हैं गांव देहात में रह करके जो एक शहर में रहने वाला करता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब हम प्रशासनिक सेवा में आ जाते हैं तो काम करके अंजाम कैसे दिया जाए, लोगों की दशा और दिशा कैसे बदली जाए। हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं, पानी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, प्लास्टिक की समस्या, स्टूडेंट की समस्या, महिला की समस्या। उन सारी सामाजिक समस्याओं का जो समाधान हमने समाज के को साथ लेकर के, मैं अकेले काम नहीं करता था, समाज और सरकार दोनों मिलके काम करते थे, और इसमें अगुवाई समाज की होती थी, जनता की होती थी। तो सामाजिक समस्याओं का जो सामाजिक समाधान हमने निकाला है, उसी का वर्णन बड़े सिंपल शब्द में बिना किसी लाग लपेट के मैंने लिखा है। बड़ी सरल भाषा है, और जो भी बात कही तो हमने उसका सबूत लगा दिया। तो लोग इसको बड़े चाव से पढ़ रहे हैं और लोगों को अच्छा लग रहा है। इससे एक इन्फ्लुएंस ड्रा करते हैं। क्या लोग कहते हैं पानी की समस्या हल नहीं होगी, तो ये कैसे हो गया? प्लास्टिक रिमूवल एक बड़ी समस्या है, ये हल नहीं हो गया, तो कैसे हो गया? ये लोगों को आईना दिखाती है ये किताब कि जितनी भी समस्याएं हैं सबका यही समाधान है। हमें अच्छी नीयत से, अच्छी सोच से, अच्छी लगन से उसे करने की जरूरत है। ये किताब ये बताती है। इसीलिए इसका जो हमने वो दिया है टैगलाइन, क्या जी, टैगलाइन जो दिया है वो है सहभागिता से सुशासन
और सुशासन से समृद्धि। ये टैगलाइन ही है कि सहभागिता से सुशासन और सुशासन से समृद्धि। अभी तक इसका हिंदी वर्जन था और अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन और गुजराती ट्रांसलेशन तैयार हो गया है। 1 महीने के अंदर वो भी मार्केट में आ जाएगा। आपने पानी की समस्या की बात करी। बांदा में, बुंदेलखंड में, पूरे बुंदेलखंड में पानी की समस्या जमानों से चली आ रही है। आज तक किसी ने उसकी तरफ सोचा नहीं था। अब सरकार उसमें बड़ी व्यवस्थाओं के साथ हर घर जल योजना ला करके पानी व्यवस्थित करने की कोशिश कर रही। आपने पानी की समस्या को उस समय कम संसाधनों में किस तरीके से निस्तारित किया था, ये भी आप बताएं। देखिए, अगर किसी काम को अंजाम तक पहुंचाना है तो उसको जितना सिंपल करो उतने उसके अंजाम अच्छे आएंगे। ठीक है, तो हम लोग कुछ नहीं करते थे भाई। पहले जमाने में हम आम आदमी पानी कहाँ से पीता था और खेत पानी कहाँ से पीता था? तो वहाँ 3 साधन थे। क्या? कुआं, तालाब और नदी जी। हम लोगों ने धीरे धीरे क्या किया, कुआं, तालाब, नदी से रिश्ता तोड़ा। ठीक, और नलकूप और प्लास्टिक के बोतल वाले पानी से रिश्ता जोड़ा और हमारे जीवन में पानी का संकट आ गया। तो हम लोगों ने बड़े सिंपल तरीके से जो नई रिश्तेदारी हुई थी नलकूप और पानी वाले बोतल से, यहाँ से हमने कहा रिश्ता तोड़ो और पुराना वाला जो रिश्ता है क्या, कुआं, तालाब, नदी से जी, उससे रिश्ता जोड़ लीजिए। अब ये कहने में सेंटेंस तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये करने के लिए हमने 20-22 इनोवेटिव एक्टिविटी की। बार बार हम लोग कुआं के पास जाते थे, तालाब के पास जाते थे, कभी पूजा के बहाने, कभी सफाई के बहाने, कभी मनोरंजन के बहाने, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है, तो यहाँ से धीरे धीरे उनका संबंध खत्म होता गया और उधर संबंध बढ़ते गए। नए तालाब खुदवाए, वहाँ स्कीम थी, उसमें नए तालाब खुदवाए। जो हमारे पुराने तालाब थे, पट गए थे, उसमें पानी कंटेन करने की क्षमता घट गई थी, उसको डिसिल्ट करा करके पानी कंटेन करने की क्षमता बढ़ाई। नदियों में हमारे यहाँ 3 नदी थी, केन, यमुना और बागे। इनके किनारे 132 गांव थे, तो 132 गांव का मलबा उसमें जाता था, उसको रुकवाया। और उसके बाद तो फिर हमारा इतना बढ़िया रिजल्ट रहा कि इसकी आवाज़ दिल्ली तक गई। उस समय तत्कालीन जल शक्ति मंत्री के सचिव श्री यूपी सिंह साहब ने हमारे यहाँ का 2 दिन का दौरा लगाया। उनको विश्वास नहीं था कि ये जो बात सुनने में आ रही है बांदा में काम का, वो सही है या नहीं। वो 2 दिन आए और मौके पर खुद उन्होंने जाके एक एक चीज़ों का उन्होंने सत्यापन किया और उनको लगा कि नहीं, ज़मीन पे काम हुआ है। उन्होंने सारे रिजल्ट, उसके बाद हमारे इस मॉडल को वो देश लेवल पे इसका प्रचार करने लगे कि बांदा का जो पानी का मॉडल है वो पब्लिक पार्टिसिपेटरी मॉडल है। ये जल आंदोलन जो बना है, ये जल आंदोलन अकेला नहीं, ये जन आंदोलन और प्लस जल आंदोलन है। जन आंदोलन से जल आंदोलन है। तो उसको उन्होंने काफ़ी सारे लिटरेचर में डलवाया, कई जगह बैठक में मुझे बुला के बात किया और इसको रिप्लिकेट करने की कोशिश की। एक आपका प्रयास है मॉडर्न विलेज का। के न्यूज़ के दर्शकों को भी ये जानना होगा कि ये क्या कॉन्सेप्ट है आपका। मॉडर्न विलेज की जो अवधारणा है वो क्या है? देखिए, ये मॉडल गांव की अवधारणा मेरी नहीं है, हम इस पर काम कर रहे हैं। देखिए, हर व्यक्ति की एक हॉबी होती है जी। कोई गाना गाता है तो कोई कुछ करता है। चूँकि मैं किसान परिवार से हूँ, मैंने बचपने में खेती की है, तो मेरा एक नेचुरल लगाव है गांव से, खेती से। मैं कक्षा 8 तक गांव में, अभी भी मेरा बहुत लगाव है। तो महात्मा गांधी जी ने रिपब्लिक विलेज की परिकल्पना की थी कि जब तक इस देश का गांव विकसित नहीं होगा तब तक ये देश विकसित नहीं हो सकता। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने अभी पूरा नाम की एक स्कीम चलाई थी, उस पर किताब भी लिखी, मैंने पढ़ा। तो ये उनका क्या कहना है कि जो ये गांव है इसको विकसित करो हर तरह से, इसको आत्मनिर्भर बनाओ। जिस दिन ये हमें पूरा हो जाएगा हम विकसित देश हो जाएंगे। तो ये जो मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट है, ये सारा चीज हमने बांदा में ट्राई किया। कैसे ट्राई किया? पानी 1 मीटर जब 34 सेंटीमीटर बढ़ा तो क्रॉप प्रोडक्टिविटी 18.5% बढ़ गया। ठीक है, चुनाव में सब लोगों ने भाग लेकर के पूरे देश में एक रिजल्ट दिया, पूरे देश में नाम हुआ।
तो वहाँ के लोग जो ये कहते थे बांदा के गांव में, वहाँ देखिए बांदा की सब आबादी मोटा मोटा कहने के लिए शहर तो 8 हैं डिफिनीशन के हिसाब से, लेकिन जो मैक्सिमम आबादी वहाँ देहाती है। तो जो वहाँ का पूरी इकोनॉमी है वो खेती पे और किसानी पे आधारित है। गाँव 18% क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ी। इसका मतलब कि इतना हर आदमी का इनकम लेवल, मैं समझाने के लिए बोलता हूँ, ऐसा बढ़ा। और लोगों के जो दिमाग में था ये बाधा है, ये पिछड़ा है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, हम तो पिछड़े पैदा ही हुए हैं, हमें ऊपर वाले ने पिछड़े इलाके में भेजा, हमारी तो तकदीर में ये लिखा है, बदला नहीं। उस सोच को भी मैंने बदला लोगों के। वहाँ का हर आदमी ये कहने लगा कि नहीं, जो बड़े बड़े शहरों में गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और लखनऊ हो सकता है, उससे अच्छा बांदा में हो सकता है। तो वो जो हारी हुई सोच थी, जो निराशाजनक सोच थी, उसको भी मैंने आशा में बदला, लोगों में एक जोश पैदा किया। क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ी, चुनाव में बढ़ा, मेल न्यूट्रिशन कम हुआ, जेल नंबर 1 हुआ, अरहर सम्मेलन किया। तो ये सब क्या था? ये गांव का विकास था। तो ये केवल बांदा में हुआ। इन सभी चीज़ों को हमारे एक मित्र हैं, वो नाबार्ड के रिटायर्ड सीजीएम, उनको इसकी बड़ी अच्छी जानकारी है। उन्होंने इसका एक प्रोजेक्ट बना दिया और उसको ऑनलाइन वो लोग लागू कर रहे हैं पूरे प्रदेश में और देश में विदेश में, क्योंकि ऑनलाइन है। और चूंकि ये मेरे उन्हीं कामों पे आधारित है, तो मैं इसका ऑनरेरी मेंटर हूँ। तो जब छुट्टी के दिन, सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, तो मैं 2 दिन अपना समय इस अपने सामाजिक सेवा के रूप में, जिसे एक शब्द आपने सुना होगा CSR, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसी तरह से एक PSR होता है, हर आदमी का PSR है और करना चाहिए, पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल CSR के तर्ज पर हर व्यक्ति को PSR करना चाहिए, पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो PSR है, पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं मॉडल गांव के तहत छुट्टी के दिन जब मेरा अवकाश होता है, सैटरडे संडे या कोई अवकाश, तो मैं ये मॉडल गांव के मार्फत गांधी जी के उस सपने को और अब्दुल कलाम साहब के उस सपने को साकार करने में अपनी भूमिका निभाता हूँ। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, लोग कहते हैं कि 65 से 70% आबादी देहात में है। मैं इसको दूसरे शब्द में कहता हूँ कि ये 95% से ज़्यादा है। कैसे? कोई शहर है, वहाँ सब्जी का कहाँ से आती है, वहाँ दूध कहाँ से आता है, अंडा कहाँ से आता है, और वो जो शहर को हवा चाहिए वो कहाँ से आता है, सब तो देहात से आता है भाई। ठीक, एक बात। दूसरी बात, जैसे मैं मान लीजिए यहाँ लखनऊ में शहर में हूँ, लेकिन मेरा तो सब कुछ देहात में, तो मैं तो शहरी नहीं कहलाऊंगा, मैं तो देहाती हूँ। तो बहुत सारे लोग जो शहर में नौकरी के लिए, रोजगार करने के लिए, मजदूरी करने के लिए या किसी गतिविधि के लिए आए हैं, उनका आज भी जो मूल है, जो लगाव है, जो रीढ़ है, वो देहात है। और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो इंडस्ट्री चलाते हैं, उनका सबका फार्म हाउस है। वो वीक में तो एक दिन परिवार के साथ अपने फार्म हाउस, तो सबसे बड़े किसान हैं। तो मैं इस बिनाए पर यह कहता हूँ कि आज हम लोग 95% गांव पे निर्भर हैं। इसलिए जब तक गांव का विकास नहीं होगा, तब तक जो हमारा सपना है अच्छे जीवन का, जितना हमें होना चाहिए, वो नहीं होगा। तो ये महात्मा गांधी जी का सपना और डॉक्टर APJ मिसाइल मैन साहब का जो पूरा का सपना है, वो हम लोग मॉडल गांव की इस परियोजना से प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं जमीन पे, और इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है। लोगों की सोच बदली है और लोग इसमें चढ़ बढ़ के भाग ले रहे हैं, और लोग खूब तेजी से हम लोगों से जुड़ करके और काम कर रहे हैं कि गांव की दिशा और दशा बदली जाए। ये एक अच्छी पहल है आपकी मॉडर्न गांव की, जिसमें लोग आपसे जुड़ भी रहे हैं, उसकी सराहना भी हो रही है। आपका लंबा अनुभव है, सीढ़ी दर सीढ़ी चल करके आपने जो सफ़र तय किया है। आज आप अतिरिक्त निदेशक हैं NHM में, बड़ी परियोजना है, हम इसके बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में NHM जो व्यवस्था लेकर के आई है, NHM के तहत किस तरीके से अभी काम किया जा रहा है? देखिए, NHM की जो ये प्रोग्राम है, जो NHM का काम करने का जो दायरा है, पहले ये देहात में था तो NRHM था। अब फिर वो पहले जब देहात में काम हो गया तो अब शहर में भी काम, तो अब हो गया है NHM। तो इसका
मकसद ये है कि सभी आदमी को उसकी ज़रूरत के अनुसार क्या सुविधा उपलब्ध कराना है। किस तरह की सुविधा? मेडिकल की सुविधा। और मेडिकल की सुविधा में दो तरह की सुविधा होती है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्या मतलब होता है? एक बचाव होता है, एक इलाज। तो बचाव पे भी और इलाज पे भी जो भी ज़रूरत है आम जन को और प्रत्येक नागरिक को, जिससे वो एक हेल्दी लाइफ जी सके, उन सारे कामों की व्यवस्था एनएचएम करता है और सफलतापूर्वक लोगों को वो मुहैया कराता है। अभी आपने कोरोना में देखा, कोरोना में मेडिकल विभाग की भूमिका कितनी अच्छी रही और किस तरह से अचानक कोई चीज़, कितना बड़ा तूफान आ गया बीमारी के रूप में कोरोना, और उसको कितना बढ़िया हैंडल किया गया सभी लोगों ने मिलके। तो ये उसका उदाहरण है। एक छोटी सी हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, छोटी सी बात है। एनएचएम को लेकर के आप लोगों ने जो काम किए कोरोना काल में, वास्तविकता में जो बड़ी उपलब्धियां हैं स्वास्थ्य विभाग के पास में, इतना बड़ा प्रदेश, इतनी बड़ी आबादी, और उसमें भी बढ़ चढ़ के काम किया गया। एनएचएम की जो अभी प्राथमिकताएं हैं, जो अभी परियोजना के तहत लाभ पहुंचाया जा रहा है, कुछ बिंदु आपसे जानना चाहेंगे उसके विषय में। देखिए, ऐसा है कि बतौर इस विभाग के अधिकारी के रूप में हम ये नहीं कहेंगे कि ये हमारे लिए तो सब, हर बीमारी, हर रोग, हर दुख, हर दर्द इम्पॉर्टेंट है। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई ये कैंसर वाला बीमारी वाला है तो ये ज़्यादा है, और ये पेट के दर्द वाला या आँख के अंधा होने वाली बीमारी। हमारे लिए सारी बीमारी का इम्पोर्टेंस, इसीलिए हर बीमारी के बचाव का और इलाज का अलग अलग प्रोग्राम है, और जिसको जो जिस तरह की जिसको ज़रूरत होती है उस प्रोग्राम से वो लाभ लेता है। तो मेरा ये कहना है कि पूरा मेडिकल विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है, और बहुत सारी जो नई बीमारियां होती हैं हम लोगों को जैसे पता लगता है, हम लोग तुरंत उस पर प्रोग्राम और प्रोजेक्ट बना करके और उसकी भी सुविधा देना शुरू कर देते हैं। तो इनोवेशन भी होता है यहाँ। द इंटरव्यू में आज हमारे साथ में हीरालाल जी थे। वरिष्ठ आईएएस हैं, लंबा अनुभव है इनके पास में, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, सरल स्वभाव है, और जनता की सेवा का जो जज्बा है वो उन्हें आज यहाँ तक लेकर आया है। आगे भी वो इसी तरह काम करते रहेंगे। इस इंटरव्यू में आज इतना ही। अगली बार हम दोबारा आपके सामने होंगे किसी खास शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों।